अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन के साथ खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत का हम तस्करा करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त मईशत जिस जगह पे है उसको सही सिमत में ले जाने की कोशिश की जा रही है। मईशत की डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिल रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान में जो होलसेलर और रिटेलर तबका है वो जो है इस वक्त मुल्क में हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक्स कॉल वगैरह भी उन्होंने किए और वो इसके ऊपर राजी नहीं है। उनकी क्या वजूहात हैं? साथ ही साथ कल हम ये भी देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो होगा, या जो इसका कमेटी का इजलास जो है वो वक्त से पहले किया जा रहा है। परसों टी-बिल ऑक्शन है और यकीनी तौर से इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं ले सकती। ऐसे में उसको कमर्शियल बैंक से पैसा लेना है और कमर्शियल बैंक से जब उसने पैसा लेना होगा उसमें उनकी अपना कितना इंटरेस्ट है कमर्शियल बैंक्स का। इसके लिए टी-बिल ऑक्शन से पहले ये मीटिंग, अब तक जो बात की जा रही है, जो खदोखाल सामने आ रहे हैं, इस कल की जो पॉलिसी रेट डिसीजन है उसको इसीलिए रखा गया जिसमें 1 से 1.25% तक पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर पॉलिसी रेट मजीद बढ़ता है, शरह सूद मजीद बढ़ता है, तो उसके क्या मईशत पर मजमूई असरात मुरत्तब होंगे, इसका हम जायजा लेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स जनाब जुबैर तुफैल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर अकबर जैदी साहब, माहिर मुआशियात, भी इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नईम मीर साहब ने, आप मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। बहुत शुक्रिया मीर साहब हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन करने का। सबसे पहले मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, लाहौर में कि इस वक्त स्टेटस क्या है, जो कारोबारी मराकज हैं वो बंद क्यों हैं? क्या आप लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है? हुकूमत जो इस वक्त चाह रही है कि मईशत को डॉक्यूमेंट करे, दस्तावेजी सूरत में लेकर आए। वो होलसेलर और रिटेल तबका जो पाकिस्तान में टैक्स नेट के अंदर नहीं आता, उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके मौक़िफ़ से फिर मैं कराची में ड्राइव करूंगा अपने प्रोग्राम को। जी मीर साहब। जी, हमारा मौक़िफ़ जो है जी वो बड़ा वाज़ेह है। हम समझते हैं कि अगर मईशत का चलना है और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो टैक्स नेट को वसअत इख्तियार करनी पड़ेगी। हमें टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा और इसी तरह जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम ये भी समझते हैं कि ये हम बहैसियत ताजिर हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस काम को करने में मदद और मुआवनत करें, ना कि रोड़े अटकाएँ। बट प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी टैक्स रिफॉर्म्स इस बजट के अंदर लाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव लाई गई हैं। और ये जो टैक्स रिफॉर्म्स लाई गई हैं ये स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के बगैर लाई गई हैं। यानी जब बजट तैयार हो रहा था और उससे कबल, बजट को पेश करने से कबल जब मशावरती अमल जारी था, तो हमने भी अपनी तजावीज़ दी और हमने भी कहा कि किस तरीके से आप रिटेल सेक्टर को, होलसेल सेक्टर को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टैक्स नेट में ला सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं। बट हमारी तमाम जो बातें थीं या हमारी जो तमाम तजावीज़ थी वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो गई। और जो बजट के अंदर जो मेजर्स लिए गए और जो बहुत ज़्यादा तादाद में लिए गए, यानी एकदम लिए गए, जिनको बतदरीज या दर्जा बदर्जा लिए जाना चाहिए था, वो नहीं लिए गए, वो एकदम ले लिए गए। यानी एक इनकलाबी तरीका अख्तियार किया गया इर्तकाई तरीके से के बजाय। तो उसका नतीजा ये निकला कि एक अनरेस्ट और जो है जी एक पूरी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो है बदएतमादी की फ़िज़ा बन गई। और यही वो फ़िज़ा थी जिसने हमें मजबूर किया कि हमने 13 जुलाई को जो है वो मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की। इससे पहले हमने 1 जुलाई को FBR के दफ्तर का घेराव भी किया। हम हड़ताल में बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। मैं बिल्कुल आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। हुआ यूं कि हमने जब 1 जुलाई को FBR के दफ्तर का घेराव किया और हमने वहाँ याददाश्त पेश की और हमने उन्हें कहा कि जी ये हमारे मसाइल हैं, इन पर बातचीत कर लें। तो जब हम बातचीत के लिए उनके साथ बैठे तो हमें ये महसूस हुआ कि ये हमसे बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बड़े कोर इश्यूज पर ये बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब इन्होंने हमें हर जगह हमें जब इनकार ही मिला तो फिर हमें मजबूरन जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए कि हम इनको ये बताना चाह रहे थे कि जो आपका बजट है
उसको पाकिस्तान लेकिन मीर साहब लाख कमर्शियल मीटर होल्डर थे उन्होंने मुस्तरद किया। मीर साहब आ जाते हैं, जरा आपकी बात को मैं आगे लेके चलूं। डॉक्टर अकबर सैदी साहब, एक बड़ी बुनियादी सा सवाल है, IMF प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के हवाले से हम ये इस्लाहाती अमल रिफॉर्म्स लेकर चल रहे हैं, हमारी कंपल्शन है, और अगर IMF कंपल्शन ना भी होती तो ये पाकिस्तान के वसीतर मफाद में है। इसको दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, IMF प्रोग्राम आप 3 साल के लिए जा रहे हैं, हुकूमत आपके पास 5 साल के लिए, 1 साल हो गया, 4 साल। जब आपके पास एक स्पेस है तो फिर इतनी ज्यादा जल्दी बहुत सख्त तरीन इकदामात और पहले ही साल इतने फ्रंट लोडेड जिसे कहा जा रहा है, ये कुछ मैच या मिसमैच नजर आ रहा है आपको? क्या बिल्कुल, मेरे ख्याल है इसमें बुनियादी मसला सीक्वेंसिंग का है कि अगर आपने फ्रंट लोडिंग की आपने बात की, IMF का प्रोग्राम नहीं पहले शुरू हुआ था तो ये जो है सितंबर अक्टूबर से शुरू कर सकते थे अमल। जब ये आए हैं हुकूमत में, इन्होंने कुछ नहीं किया, वो मिनी बजट आए, जो कुछ भी था असद उमर और उनकी टीम कुछ करती रही, लेकिन उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, कुछ आगे कुछ, जैसे इन्होंने मीर साहब ने भी बात की, इन्होंने बहुत अहम बात की, जैसे हमसे इन्होंने बराह रास्त पूछा नहीं, और आपके प्रोग्राम में पिछले चंद दिन पहले जब हफीज़ पाशा से आप बात कर रहे थे तो वो यही बात कर रहे थे कि 105 अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं जो FBI को करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें करने के लिए, उनके टारगेट्स अपनी जगह। तो मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने सारी की सारी चीज़ें एक ही टोकरी में डाल दी हैं। टैक्स भी बढ़ाओ, खर्चे कम नहीं कर रहे, अच्छा फिर डिवैल्यूएशन भी कर दो, बैंक रेट भी जिस पे आप करें वो भी बढ़े, सब कुछ एक साथ कर दिया। कोई ये भी जैसे कह रहे हैं, मीर साहब भी कह रहे हैं और भी कह रहे हैं, और मेरे ख्याल है सारे जो रिटेलर्स होलसेलर सब कह रहे हैं बिल्कुल टैक्स नेट में आना चाहिए। अब एक वक्त आ गया है, पाकिस्तान पर बोझ नहीं होना चाहिए, तो इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। मसला ये हो रहा है कि देखिए हमारी ग्रोथ रेट अब आधी हो गई है 1 साल के मुकाबले में, पिछले साल जो थी उससे पहले 1.5 साल पहले, और उस वक्त आप इन पर मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं, आप GST भी और जगह आपने फैला दिया है, आपने जीरो रेटिंग कर दी है, एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें की, आपके प्रोग्राम में काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है। तो मसला ये बन रहा है, मेरे ख्याल है कि ये दो इसके वो हैं हवाले। एक तो ये कह रहे हैं बिल्कुल टैक्स लगाइएगा, दूसरा ये कह रहे हैं कि एक बारी बारी लगाइएगा, समझदारी से लगाइएगा, एक एक करके लगाइएगा। आपके पास बिल्कुल 4 साल और हैं, 1 साल में चले ज़ाया हो गया, 3 साल का प्रोग्राम बिल्कुल जैसे आपने कहा, आपने कुछ स्टेप बाय स्टेप चाहिए। मुझे ये लगता है कि इन्होंने एकदम भरमार की है, टैक्सेस की, डॉक्यूमेंटेशन की, इकोनॉमी के गिरने की, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये इसका जरा जवाब तुफैल साहब से भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात हैं। खुर्रम, क्या होने जा रहा है कल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जो कबल अज वक्त T-bill ऑक्शन से 1 दिन पहले रखी गई, वरना इसको एंड में जाके होना था, क्या बातें हो रही हैं मार्केट में? देखिए, जो कंसेंसस है, जो स्ट्रीट फोरकास्ट से कहते हैं, स्ट्रीट कंसेंसस जो है वो ये है कि 100 बेसिस पॉइंट जो है हो सकता है इंक्रीज स्टेट बैंक कर दे पॉलिसी रेट में, और उसमें तकरीबन कोई अगर आप देख लें 14 हाउसेज हैं ऐसे जो कि एनालिस्ट जो हैं उनके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 12 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 बेसिस, इनफैक्ट 10 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 बेसिस पॉइंट, और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट, और कुछ इनफैक्ट 125 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर जो कंसेंसस है वो 100 बेसिस पॉइंट का है, और पिछली मरतबा 150 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी जो है स्टेट बैंक ने बढ़ाया है। और एंटिसिपेशन ये है कि क्योंकि स्टेट बैंक का टारगेट जो है इन्फ्लेशन का, ये कह लें जो उनकी फोरकास्ट है वो 11% है, और 11% के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है स्टेट बैंक प्रीएम्प्ट करे और पहले जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये देखने की जरूरत है कि ग्रोथ ऑलरेडी डाउन है, एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी नीचे आ गई है, स्लो डाउन हो गया है, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो स्टेबलाइज हुआ है, आपकी रुपी डॉलर पैरिटी स्टेबलाइज हुई है। और दूसरी बात, जो बेसिस बन रही हैं इस वक्त, जो कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, वो बेसिकली है इन्फ्लेशन का बढ़ना थ्रू प्लान्ड मीन्स, प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेटेड जो आपके वो होती हैं प्राइसेस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन का बढ़ना, यानी कि बिजली की प्राइसेस पास ऑन की जाए, सब्सिडी कम की जाए, फिस्कल साइड के मेजर्स जो होते हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट शायद इतने इफेक्टिव ना हो। तो ये दोनों एंड्स हैं जो कि अभी मार्केट में बात हो रही है। अब देखा ये जगह कल स्टेट बैंक क्या करता है। और 700 पॉइंट आज जो स्टॉक मार्केट में गिरे, 100 इंडेक्स में गिरे, वो भी जाहिर है किसी को लेकर। उसके दो एक और रीजन उसका वो भी है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक केस हारा है इंटरनेशनल मार्केट में, और वो $5-5.5 बिलियन का, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी फॉरनर्स पे आता है कि एक प्रीमियम जो कंट्री का वो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। जुबैर तुफैल साहब,
पहली बात यह कि जो जिस कंसेंसस की बात की बजट मेकिंग में, पाकिस्तान के तमाम ट्रेड बॉडीज, FPCCI सबसे आगे होती है बजट रिकमेंडेशन में, इस पूरे प्रोसेस में। इस मरतबा का बजट कितना मुख्तलिफ था इसी कंसल्टेशन के हवाले से, जिसका इस वक्त जो है शिकायत की जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कंसल्टेशन तो काफ़ी हुई, बजट से पहले भी हुई और बजट के बाद भी हुई, लेकिन हुकूमत ने वही किया जो उनको सूट करता था, या जो उन्होंने एग्री किया। हुकूमत को सूट करता था या मईशत को सूट करता था, ये जरा वाजे कर दें। मैं आपसे अर्ज करूं, उन्होंने कोई IMF के साथ, IMF प्रोग्राम में जाने के लिए उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग की थी और उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, और इस इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने जो भी स्टेक होल्डर से बातचीत की थी उसको एक तरफ रख दिया, और उन्होंने हमें भी यही कहा कि हमारी IMF से कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उसके मुताबिक हमने जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है, जिसमें पॉलिसी रेट भी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी है, जिसमें एनर्जी की प्राइसेस भी हैं। तो सब अब आप देखें, एक वक्त में तेज़ी से हर चीज़ की आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत महंगी होती चली जा रही है। इस एक्सचेंज रेट से 160 रुपये डॉलर से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई नई इंडस्ट्री इतनी आसानी से लगेगी, बल्कि तकरीबन नई इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर उसके साथ आपको पता है कि बिजली की कीमत क्या है, गैस की कीमत क्या है, बल्कि मुझे डर है कि आने वाले दिनों में एक बेरोज़गारी का तूफ़ान आएगा। उसको किस तरह से हैंडल करना है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। और इंटरेस्ट रेट, आज भी बात हो रही है जी, आपके पॉलिसी रेट जो लास्ट था वो 12.25 था और बढ़ने जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, कुछ कहते हैं इससे ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ कहते हैं इससे कम बढ़ेगा। मुझे नहीं पता कि कितना बढ़ेगा, वो कल पता चल जाए। लेकिन फिर भी एट प्रेजेंट ये जो लेवल है, ये इंडस्ट्री के फरोग के लिए, उस कंड्यूसिव माहौल के लिए जो कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट को लेकर आता है, या एग्जिस्टिंग जो कंपनीज एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहती हैं, क्या उनके लिए फिजिबल है? बिल्कुल फीजिबल, बिल्कुल फीजिबल। देखिए ना, 12.25 पॉलिसी रेट है, कल आप 100 बेसिस बढ़ाते हैं 13.25 हो जाएगा। फिर बैंक जो है, बैंक जब बोरोअर को देगा तो उसका लेंडिंग रेट क्या होगा, कम से कम 2-3% इससे ज्यादा होगा। तो ये 16-17% की आप बात कर रहे हैं। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई कारोबार पाकिस्तान में तो नहीं चल सकता। ठीक, अच्छा, अब इशू ये है कि एक तो वो प्लेटफॉर्म है जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जी। दूसरा प्लेटफॉर्म वो है जिसमें नईम मीर साहब हैं, जो हमारे होलसेलर और रिटेलर्स। तो आप वाला जो तबका है जो ऑर्गेनाइज्ड, आप उसमें भी हैं, लेकिन शिकायत उन लोगों को ये कि फेडरेशन आवाज नहीं उठा रही। बजाय इसके कि फेडरेशन उनके हक में आवाज उठाती, फेडरेशन उनको समझाती क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैट के जमाने जब पहले आ रहा था, उस वक्त डार साहब लेके चले, बाद में लेटर ऑन डार साहब भी इनको जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेकर आने की कोशिश की। फिर फाइलर और नॉन फाइलर का जो पिछले 5 साल पहले झुंझुना पकड़ा दिया गया था, वो आज तक हम बजाते चले जा रहे हैं। देखें, बात ये है कि जो छोटे ताजिर है, इनसे मेरा जाती 3 साल से 4 साल से इंटरेक्शन है। नईम मीर साहब भी हैं, ये पिछली गवर्नमेंट में भी हमारे बातचीत के लिए आते थे, तमाम बातें होती थी। एक ख़ास बात वो ये है कि पाकिस्तान में 12 लाख लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं, उसमें से भी जो रिटर्न दाखिल करते हैं 4 लाख ये कहते हैं कि मेरी आमदनी 4 लाख से कम है। तो एक्चुअली 8 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। तो नेट को तो बढ़ाना है। जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं करेंगे, तो मामला नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें हेल्थ का है, उसमें एजुकेशन का है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ये सारी चीज़ें तो लोगों को नेट के अंदर आना चाहिए। और अब मसला सबसे बड़ा कहाँ पैदा हो रहा है, वो जो छोटे ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, वो FBR के साथ उनका कोई एक पॉइंट पे नहीं आ रहे। वो FBR जो चीज़ें उनको सजेस्ट करता है वो ये मानते नहीं हैं। और इनका ये कहना है, हमसे जो लेटेस्ट बात है, छोटे ताजिर चाहते हैं कि फिक्स टैक्स ले लिया जाए, और फिक्स टैक्स के अंदर भी कोई सही तरह से इस दफा बातचीत नहीं हो पा रही। नईम मीर साहब ने सही इशारे मिल रहे हैं। नईम मीर साहब देखें, एक चीज है कि इस मुल्क में जो तबका, जो सैलरीड क्लास है, आपको आपके सामने होगा, उनकी टैक्स कटती है। मेरे सैलरी से जो है वो 800 डिडक्शन हो जाती है, मेरा कैमरामैन, मेरा लाइटमैन और मेरे दीगर स्टाफ, और इसी तरीके से पूरा जो आपका जो सैलरीड क्लास तबका है। आप कराची में बात करें, जोड़िया बाजार चले जाएं और बड़ी मार्केट्स की तरफ चले जाएं, लाहौर में आप शालमी चले जाएं और दूसरी जगहों की तरफ चले जाएं, वहां पे ये जो सो कॉल्ड, जिन्हें हम छोटे ताजिर कहते हैं, दुकानें जरूर छोटी होती हैं, लेकिन आप लोगों का जो माशाल्लाह लाइफ स्टाइल है वो भी दुनिया के सामने है।
आप टैक्स अदा नहीं करते, ये शिकायत है आप लोगों से, इनकम टैक्स अदा नहीं करते। ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है इस वक्त इस निजाम में। वैट के अंदर आपको लेकर आए जा रहे थे तो बड़ी मज़ाहमत का सामना हुआ। एक चीज होती है कि मैं ये नहीं कह रहा फी सबीलिल्लाह करें, लेकिन एक हुब्बुल वतनी भी तो होती है, एक वक्त का तकाजा होता है, रियासत का, उस मुल्क से मोहब्बत का तकाजा होता है। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि आप टैक्स के अंदर आए? क्यों इतना वो किया जाता है हमेशा से? जब कभी भी कोई कोशिश होती है आप लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आती है। जी अच्छा किया आपने इस मौजू को छेड़ दिया। मैं चाहूँगा कि तहम्मुल से मेरी ज़रा बात भी सुन ली जाए। बिल्कुल। बात यह है कि ये पूरे का पूरा जो पूरी की पूरी जो गुफ्तगू है ये सारी मिसकंसेप्शन की बुनियाद पर है। मैं अपनी दलील से आपको साबित करूँगा। ठीक। मसला ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स देता नहीं है, उसकी तनख्वाह से काट लिया जाता है। बिल्कुल। और फिर वो अपनी रिटर्न्स भी तमाम तनख्वाहदार तबके जो हैं वो जमा नहीं करवाते। उनकी भी रिटर्न्स जो हैं वो 100% जमा नहीं होती, जिनका टैक्सों की कटौती होती है। सिमिलर कंडीशन जो है वो दुकानदारों की है। दुकानदार जो हैं वो 31 लाख हमारे कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, जिनमें से गवर्नमेंट ने फिगर्स दी हैं कि 14 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जबकि 17 लाख जो हैं वो गैर रजिस्टर्ड हैं। अब ये जो 17 लाख गैर रजिस्टर्ड लोग हैं, इनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी आमदन 4 लाख रुपए से कम भी होगी, लेकिन इन 17 लाख लोगों से आप बिजली के बिलों पर 10% इनकम टैक्स और 7.5% सेल्स टैक्स काट लेते हैं। मैं आज अपने एक 10 बाई 15 की दुकान है माल रोड पर, मैं उस 10 बाई 15 की दुकान के बिजली के बिल को आज चेक कर रहा था और मीडिया पे दिखा रहा था कि 15,000 रुपए का बिल था, उसमें 2,000 रुपया जो है वो GST और 1,000 इनकम टैक्स, कुल 3,000 रुपए का टैक्स था और बाकी जो अदर टैक्स थे वो सेपरेट थे। अब मुझे बताएं कि 3,000 रुपया महाना और 36,000 रुपया बन गया सालाना। अब एक शटर जो है जो 12 बाई 10 की दुकान है उससे आप 36 से 40,000 रुपया सालाना टैक्स ले रहे हैं और वो आपसे इनपुट क्लेम नहीं कर रहा। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो रिटर्न जमा नहीं करा रहा। वो रिटर्न जमा इसलिए नहीं करा रहा कि वो जो है वो समझता है कि मेरा टैक्स जो है वो कट गया है बिजली के बिल से, लिहाजा अब मैं रिटर्न नहीं जमा करा रहा और मेरी आमदन भी कम है, लिहाजा वो शुमार भी कहीं नहीं हो रहा। और उसी को बुनियाद बनाकर जो है ये मिसकंसेप्शन जो है ये फैलाई जाती है। देखें, जिस तरह सैलरीड क्लास लोग हैं वो जो हैं वो अपना सैलरी शो किया, सर्टिफिकेट शो किया, रिटर्न जमा करवा दी। अब उसके बाद उन सैलरीड क्लास के लोगों की अदर इनकम्स भी होती हैं जिन्हें वो शो नहीं करते अपनी रिटर्न के अंदर। और इसी तरह जो सैलरीड क्लास के लोग होते हैं उनको टैक्स का ऑडिट का नोटिस नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी अदर इनकम जो है वो शो नहीं की होती। ये जो ऑडिट पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट ये रख दिया गया है कि अगर उनका कंप्यूटराइज बैलेटिंग में उनका नाम भी निकल आए तो उनको नोटिस नहीं जाता। मुझे क्या करना पड़ता है कि जब मैं एक ताजर की हैसियत से जब मैं अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाता हूं तो मुझे दर्जनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगाने पड़ते हैं, उसमें डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। फिर मुझे उन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से जब नोटिस आता है तो फिर मुझे जुर्माने होते हैं, मुझे सजाएं होती हैं। तो ये वजह है कि मेरे ताजर का, छोटे ताजर का जो एतमाद है वो डिस्ट्रस्ट है, वो FBR के इदारे से कायम होता है और वो फिर FBR के इदारे से दूर होता है। असल मसला ये है। सर रखते हैं इस सवाल को जरा डॉक्टर अकबर जैदी की तरफ। डॉक्टर साहब, दो चीजें, एक तो ये कि ये जो मिस परसेप्शन की बात की जा रही है, छोटा ताजिर जो है कभी बात होती है फिक्स टैक्स रेट की, फिक्स टैक्स कर ले या वो रजिस्ट्रेशन से घबराकर वो टैक्स पे कर रहा है जो कि एट सोर्स उनके बिल से डिडक्ट हो रहा है, तो फिर रिटर्न जमा कराने में क्या है? क्या उसको खौफ है कि उसके आदाद शुमार जो है उसके पास चले जाएंगे, एक सरकार के पास चले जाएंगे और फिर ऑडिट और फिर टैक्समैन उनके सामने होगा? नंबर 1। नंबर 2, खुद हमारा जो टैक्सेशन निज़ाम है, जाहिर है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, रिग्रेसिव टैक्सेशन है। इसी वजह से पूरा मुल्क हुकूमत ने जो है वो एक विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया, जहां जहां से जितना जिस तरीके से मिल सके वो हो जाए और FBR का काम आसान हो जाए। इन दोनों के ऊपर जरा आप रोशनी डालिएगा। आपने बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी तनख्वाह पे टैक्स लगता है, टैक्स डिडक्ट हो जाता है। वो बिजली का बिल आता है उस पर भी टैक्स होता है, तो ऐसा नहीं है कि तो डबल दे रहे हैं ना, फिर तो हम भी दे रहे हैं। और बेशतर लोग नहीं आप कमर्शियल रेट फर्क है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कमर्शियल रेट फर्क है, लेकिन सब दे रहे होते हैं और सब उसको फिर एडजस्ट नहीं कराते। ठीक है, फाइल नहीं करते, कट गया मजीद दे दिया, ये हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब ये जो है कि ये अब कोई बच नहीं सकता टैक्स से।
ठीक है। और ये जो कोशिश की जा रही है ये एक बुनियादी तौर पे अच्छी। अब ये जो कह रहे हैं ताजरान वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इनके साथ ज्यादती हो रही है, सही तरह डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही है, इनको डर यही है। देखिए एमनेस्टी स्कीम भी जो होती है उसमें लोग क्यों नहीं आते, उनको ये खतरा होता है एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए तो सारी ज़िंदगी के लिए फंस गए। तो हर एक शख्स जो पहले टैक्स नेट में नहीं होता, जिसका पहले जो NTN नंबर होता था अब शनाख्ती कार्ड के जरिए करने वाले वो नहीं होता, उनको डर होता है कि आइंदा क्या होगा। मेरा ख्याल है कि अब सबको एक दफ़ा ये करना पड़ेगा, अब आइंदा को छोड़ के एक दफ़ा आना पड़ेगा और उसके बाद जाके इनको बहस और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी कि हम लोगों के लिए जिस तरह के ताजरान हैं या दूसरे दुकानदार हैं जो भी हैं कि मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाए। मेरा ख्याल है अभी जो कर रहे हैं ये जायज़ भी है, मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। जैसे मैंने कहा क्योंकि इस वक्त इतने सारे मसाइल हैं, उस पर एक और इतना बड़ा सा बोझ डालना उन पर ये ज़्यादती है। अगर हुकूमत कहती कि चलें ठीक है हम आपको 6 महीने देते हैं, आप रजिस्टर हों, आप ये करें, फिर हम आपके पास आएंगे, आपका असेसमेंट करेंगे और फिर मुख्तलिफ तरीके। इन्होंने ये किया है कि एक दिन के अंदर इन्होंने कह दिया कि अब आपने शुरू कर देना, अब ये निज़ाम लागू हो गया है। मुझे जो शिकायत ये है ये नहीं है कि ये हड़ताल करें, ये नहीं है कि हुकूमत टैक्स की कोशिश नहीं करी, जिस तरह से किया जा रहा है। अगर ये फेज वाइज करते कि अच्छा पहले हम इतने बड़े ताजरों के साथ करेंगे, अगर बिजली के बिल के साथ जाना चाहते हैं जो भी, या जैसे कह रहे हैं 10/12 है या जो भी हवाला कर लें, और फिर फेज बाय करें या बड़े वालों से शुरू करें और फिर कोई तरीका ढूंढें। बिजली का बिल एक अच्छी सोर्स है, एक सिंबल है जिससे ये पता चलता है आपके यहाँ कितना बिजनेस हो रहा है। आपकी यानी सब चीजों का नहीं पता चलता, बहुत सारी बिजली के गैस पे कमर्शियल यूटिलाइजेशन है, एक इंडिकेटर है। लेकिन ये बिल्कुल कि ये एक साथ एक वक्त में नहीं होना चाहिए, फेज वाइज करें, ये तय करें और इनसे बात करें, इनको शामिल करें। अब अगर ये एक रुझान बन रहा है कि जैसे आपने हुब्बुल वतनी की बात की, आपने रियासत की बात की, इन्होंने भी कहा कि भी करना चाहिए किरदार, लेकिन इनको एतराज़ इस बात पे नहीं कि टैक्स इनसे लिया जाएगा, इनको एतराज़ ये है कि आगे क्या होगा और किस तरह लिया जाएगा। तरीका बदलने ठीक क्या तरीका होना चाहिए? बीच की जाहिर है कि कोई भी पाकिस्तान में हर आमदन के ऊपर टैक्स होना चाहिए। टैक्स देने वाले टैक्स देना चाहते हैं और टैक्स ना देने वाले जो है वो भी टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन तरीक़ेकार जो है वो थोड़ा सा उससे घबरा रही हैं। ये घबराहट कैसे खत्म होगी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक जुबैर तुफैल साहब। अब यहां पर बात यह है कि शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे, जो बात आप लोग ये रिटेलर्स की तरफ बात कर लें, जो छोटे दुकानदार हैं वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे, ठीक है। और आप लोगों का भी जाहिर है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पे जाके ये मसला इंटरलिंक जरूर होता होगा। खैर अगर ना भी हो, शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे। ये तो अभी हम शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे हैं, IMF को तो हम लिख कर देकर आए कि जनाब हम इस पूरे 3 साल के अंदर वैट भी लेकर आएंगे, वैल्यू एडेड टैक्स निजाम लेकर आएंगे, तो फिर वो होलसेल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर वाली जो मिसिंग चेन है वो पूरी बगैर कैसे होगी, बगैर ID कार्ड के। और वो तो इतना बड़ा प्रोग्राम हम वहां पे कह के आए और हमें करना है। देखिए इसके अंदर ऐसा है कि बेसिक पॉइंट क्या है कि आपको टैक्स का नेट बढ़ाना है। टैक्स का नेट कैसे बढ़ेगा? मैन्युफैक्चरर तो नेट के अंदर है, मैन्युफैक्चरर के पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है, उसकी कोई चीज नहीं है। रिटेलर इज मिसिंग। अच्छा होलसेलर मिसिंग है, होलसेलर्स भी आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें नेक्स्ट होलसेलर्स जो हैं वो काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद रिटेलर्स नहीं आ रहे। रिटेलर्स जैसे नई मीर साहब ने कहा कि 31 लाख रिटेलर्स हैं जिनका बिजली और गैस का बिल है, तो उसको अल्टीमेटली इस बिल से भी ये जो है उनको नेट के अंदर लाएंगे। और लेकिन उसमें कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि इन ताजरों का FBR के ऊपर कोई एतमाद, उनका अभी तक एतमाद नहीं है। एतमाद क्यों नहीं है? शब्बर जैदी जो है उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको वो कम करेंगे। देखिए मैं इस बात पे एग्री करते, FBR में अक्सरियत अफसरान की ऐसी होती है जो टैक्स पेयर को तंग करते हैं। टैक्स पेयर को तंग करना, झूठे नोटिस दे देना, उनको हैरेस करना। ठीक है, शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि वो अब ये नहीं होने देंगे, तो वो तो आज कह रहे हैं ना, लेकिन 70 साल का तजुर्बा तो अच्छा नहीं है हमारा। 70 साल का तजुर्बा अच्छा नहीं है, लिहाजा FBR। अच्छा, इन छोटे ताजरों के लिए मेरी एक और तजवीज़ भी है कि इनको ये किया जाए कि ये अगर नेट में आते हैं कि इनसे 3 साल तक कोई ऑडिट नहीं किया जाएगा। ये जो डिक्लेयर करते हैं, ये कहते हैं इनकी आमदनी 5 लाख है, इनकी आमदनी 3 लाख है, इनकी आमदनी 10 लाख है। ये जो डिक्लेयर करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लें
उसके मुताबिक अगर टैक्स लगता है तो लें, नहीं लगता तो ना लें। नहीं मीर साहब क्या फरमाएंगे इस लेकिन 3 साल कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए। कहां तक पहुंची आप लोगों की? ज़ाहिर है कि बीच की कोई ना कोई राह भी तो निकालनी है ना, इसको स्टैंड स्टिल तो नहीं छोड़ सकते, इसमें तो हालात ही खराब हो जाएंगे, मईशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो क्या बीच की क्या राह निकाल रहे हैं आप लोग? आपकी तरफ से क्या तजावीज़ है? देखें जी, आपने अभी ये कहा है कि जी वैट का निज़ाम जो है वो आना चाहिए और इसकी कमिटमेंट आप करके आए हैं, हमारी गवर्नमेंट करके आई है IMF के साथ। तो मैं समझता हूँ कि वैट का निज़ाम जो है एक फेल निज़ाम है और ये निज़ाम पाकिस्तान में ना चला है ना चल सकता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वैट के निज़ाम में जो इनवाइस की जनरेशन है वो उसका आगाज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट सतह से। हमारा जो मैन्युफैक्चरर है माजरत के साथ वो पूरी इनवाइसेस अपने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को नहीं देता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जहां से आपकी जो है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का आगाज होता है। हमारा मैन्युफैक्चर सबसे ज्यादा कसूरवार है इस सारे निजाम में, क्योंकि उसने सेल्स टैक्स चोरी करना होता है। अब मैं खुली डुली बात करूंगा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सब बात करूंगा आपसे, ठीक है। हमारा जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसने अंडर इनवाइस की होती है, जो उसने अंडर इनवाइस की होती है, लिहाजा वो पूरी इनवाइस जो है वो अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दे सकता। फिर चूंकि ये वैट का निजाम एक चेन सिस्टम के तहत चलता है, यानी कड़ी से कड़ी मिलती है। जब पहली कड़ी ही नहीं मिल रही, मेरे पास इनवाइस ही नहीं है, तो मैं आगे से कैसे इनवाइस जनरेट करके अपने रिटेलर को या अपने डीलर को या होलसेलर को दे सकता हूं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं या मेरी जो भी मैं जिस भी स्टेज पे काम कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको पाबंद करें। ये तादाद में भी थोड़े हैं और इनका पूरा का पूरा निजाम जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में डॉक्यूमेंटेड भी है और अनडॉक्यूमेंटेड भी है। ले लेते मुझे बात पूरी कर साहब से एक दफा आप बात पूरी ले लीजिएगा जी। अब ये इनके अनडॉक्यूमेंटेड निजाम को पहले डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा तो आगे से पूरी चेन चलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो रिटेलर है, रिटेलर जो ऑलरेडी कह रहा है कि जी मैं आपको बिजली के बिल पर अपना टैक्स अदा कर रहा हूं, तो क्या आप रिटेलर को किसी दूसरी रजीम में, नॉर्मल टैक्स रजीम में ला रहे हैं, तो क्या आप पहले इस टैक्स को रिमूव करेंगे? सवाल यह है कि इस टैक्स को रिमूव किया जाए। ये आप कहते हैं ये तो एडजस्टेबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल रजीम में आए और आप 35-40 सफ़ों की रिटर्न भरें। हमारा पहले दिन से ये मुतालबा है कि छोटे ताजर के लिए आप फिक्स टैक्स स्कीम लाएं। अगर आप फिक्स टैक्स स्कीम को उसको आप इस तरह शक्ल दें, उसके खदो खाल ये हो कि उसका रिटर्न फॉर्म दीगर तबकात और दीगर सेक्टर्स के रिटर्न फॉर्म से डिफरेंट होना चाहिए, उसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपने ये किया कि आपने छोटे ताजर को मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन दे दी। अब मुझे बताएं कि 70 साल के अंदर जो आपका मुरव्वजा निज़ाम था जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी, उस डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक तो छोटा ताजर आपके नेट में नहीं आया। आपने उससे डबल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करके आप ये तवक्को रख रहे हैं कि वो नेट में आ जाएगा, तो बिल्कुल वो नेट में नहीं आएगा। आपने उसको फैसिलिटेट नहीं किया, आपने उसको गाइड नहीं किया, आपने उसको अवेयर नहीं किया, आपने टैक्स कल्चर को फरोग नहीं दिया, कोई काम आपने नहीं किया। आपने छोटे ताजर से रिश्वत ली, उससे पैसे लिए, मैं FBR की बात कर रहा हूं, इदारों की बात कर रहा हूं, उससे दिहाड़ी लगाई, जेब गर्म की और उसको कहा जी तुम अपनी रिटर्न भी दे दो, मैं तुम्हारी रिटर्न भी खुद ही जमा करवा देता हूं। ये तमाम FBR के जितने छोटे छोटे अफसरान हैं या छोटे छोटे इनके एहलकार हैं, ये छोटे ताजरों की रिटर्नें भी खुद भरते हैं। अब वो गठजोड़ तो खत्म हो रहा है ना मीर साहब। वो जो शफल किया 2500 लोगों को FBR उसके ऊपर काम कर रहा है कि वो जो गठजोड़ था वो खत्म करने के लिए बात की। बहरहाल आपका पॉइंट मैं रखता हूं यहां पर तुफैल साहब के सामने। तुफैल साहब वो कह रहे हैं रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग, आपकी तरफ से ही, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से ही जो है वो अंडर इनवॉइसिंग और सारी चीजों का सिलसिला है। मैं माजरत के साथ नईम मीर साहब की बात से कतई इत्तफाक नहीं करता। मैन्युफैक्चरर जो है वो जब माल बनाता है, उस जो रॉ मटेरियल लाता है, हर जगह हर चीज़ की कीमत वाजे होती है और उसके बाद एक उसकी फाइनल प्राइस निकलती है, उस प्राइस पे वो माल बेचता है। कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड जो टैक्स नेट में है वो ऐसा नहीं होगा कि वो टैक्स अपना इनवॉइस ना दे। वो मजबूर है, जब उसके पास इनपुट टैक्स होता है तो उसने आउटपुट देना होता है और सिस्टम की वजह से वो मजबूर है कि वो अपना इनवॉइस। बड़े केसेस हैं वैसे अपीलेट ट्रिब्यूनल में कि जहां पे आपका जो है इनवॉइसेस अलग थी और उसके बाद प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल अलग रही। बैटरी केसेस, बैटरी के एक मशहूर मारूफ का बहुत बड़ा केस है, उनके ऊपर फाइन भी कोई 8-10 अरब का हुआ है। वो आपकी बात देखें, एक आध
शिप्स कहीं ना कहीं जरूर होती हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग मैन्युफैक्चरर, आप कार मैन्युफैक्चरर से कहें कि जो 25 लाख की गाड़ी है वो आपको 15 लाख का इनवॉइस दे दे, कभी नहीं दे सकता। इसी तरह और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई भी नहीं दे सकते। वो अपनी जितनी उनकी कॉस्ट होती है जिस पे बेचते हैं उसका जितना सेल्स टैक्स उसमें ऐड करके और उसको बेचते हैं। दूसरा रहा, नईम मीर साहब ने कहा कि जी इंपोर्टर्स का, हाँ इंपोर्टर्स के साथ ये शिकायत आ रही है, वो अंडर इनवॉइस करते हैं, अंडर इनवॉइस करने की वजह से फिर वो टैक्स इनवॉइस जो इशू करते हैं उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को जो है आप सिस्टम के तहत जो है उसको पकड़ें और ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए, अब आज जो माल इंपोर्ट हो रहे हैं उसको पोर्ट के ऊपर उसकी मिनिमम प्राइस फिक्स हो गई है। वो चाहे 100 रुपए का भी मंगवाए तो अगर डिपार्टमेंट ने 200 रुपए पे टैक्स लेना है तो 200 रुपए पे ही लेता है। तो ये सारी चीजें ये सिस्टम की वजह से पकड़े जाएंगे। अब जब सिस्टम, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, देखिए नईम मीर मेरे छोटे भाई हैं, मेरे इनसे बहुत ही क्या कहना चाहिए अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ एक बात कहूंगा कि छोटे ताजिर आज से 3 साल पहले जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। जो आज से 3 साल पहले हुकूमत से बातचीत हो रही थी वो उसी जगह से आज दोबारा शुरू हो रही है। इससे बेहतर होता कि ये खुद ही हुकूमत के साथ बातचीत करके किसी नई जगह पे लेके आते, लेकिन इनके लिए आज भी एक बेहतरीन मौका है, चाहे वो फिक्स टैक्स हो। आप एफबीआर के साथ बात करें, चेयरमैन साहब जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आए, रीजनेबल आदमी हैं, उनके साथ बैठ के बात करें, आपके मसलों का हल हो सकता है, क्योंकि आपके मसले भी हमारे ही मसले हैं। ठीक है जी। अब जहां पर बात की जाती है कि सिस्टम जो है वो पकड़े, सिस्टम पकड़ता है तो फिर होता है कि बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई होता है। क्या बीच की राह होनी चाहिए? क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान में दूध का धुला सर कोई भी नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाएं कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं अकबर जानना चाहूंगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, इससे बाहर कैसे निकलेंगे। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अकबर जैदी साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? अब बुनियादी सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हर टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए, चाहे वो होलसेलर के हवाले से हो, रिटेलर के हवाले से हो, डिफरेंट सेगमेंट में। एग्रीकल्चर भी उसमें आना चाहिए। एग्रीकल्चर जिस फॉर्म में इस वक्त है वो नहीं है। आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लॉबी जिस तरीके से ऐवानों के अंदर बैठी है और उनके आप रिटर्न्स उठा के देखें। नहीं, अर्बन टैक्स भी, अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स भी एक और ऐसा ही मसला है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शायद वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा अहमियत होगी। क्योंकि आप देखें जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनको पे केसेस वगैरह भी चलते हैं, वो टैक्स नहीं देते। अब मसला ये है, जो आपने सवाल पूछा जब आपने सेगमेंट ख़त्म किया था कि इसका करना क्या चाहिए, मेरा ख्याल है ये धौंस के साथ तो नहीं हो सकता। इस हुकूमत का सबसे बड़ा टारगेट, और साल भूल जाए क्वार्टरली होगा, अब तो IMF हर 4 महीने के बाद इस्लामाबाद बैठा होगा और कह के दिखाओ कितना जमा किया आपने। इनको 1 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट है ये टैक्स रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। अब अगर ये सारे होलसेलर्स रिटेलर्स दुकानें बंद करेंगे, इनका एक आइटम भी नहीं बिकेगा, इकोनॉमी जनरेट कहां से होगी, बिजनेस सेल्स कहां से, टैक्स कहां से होगा, बाकी छोड़ दें, बाकी तो बहुत इससे पेचीदा मसाइल। और हुकूमत को भी जरूरी है, उनकी जरूरत है कि वो पैसा जमा करें, इन्होंने भी अपना कारोबार करना है, ये तो घर नहीं बैठ सकते। आपको याद होगा मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती कहा था कि मैं जाके अपनी फौज, वो जो है रेंजर्स और फौज में भी भेज दी थी कि जाके ज़बरदस्ती टैक्स रिटर्न्स लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 15 दिन, उन्होंने शायद हड़ताल की थी, 2002 की बात है, 2001-2 की बात है, उन्होंने 15 दिन बंद कर दिया था। तो बिल आखिर एक फौजी हुकूमत को भी मानना पड़ा कि यार इस तरह काम नहीं होना चाहिए। और ये जमहूरी हुकूमत है, ये इनके वोटर्स भी हैं, इनमें बहुत सारे, इनमें ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे, एक हम रिफॉर्म चाहते हैं। ये भी इन्होंने भी मीर साहब ने भी कहा हम रिफॉर्म चाहते हैं। मसला इसी बात पे बार बार आ रहा है कि तरीका क्या है। जोर से पकड़ने से, धमकाने से ये कहेंगे ठीक है हम बंद कर देते हैं, हम नहीं आपके साथ चलने वाले। तो उनको, हुकूमत को आगे आना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा चले IMF एक जगह, जैसे जुबैर साहब कहते हैं कि IMF की कुछ शराइत हैं, हमें भी पता है, अब पब्लिक हो गई है, उनको कहना पड़ेगा चले ये हैं अपनी जगह, लेकिन हम जब तक आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे IMF के वो जो अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। तो इनको इनकी बात माननी पड़ेगी। जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ 3 साल के लिए आप ऑडिट ना करें, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं, ये कह रहे हैं कि आप एडजस्ट कर लें कि आप पहले हमें इनकम टैक्स हमसे जमा करें, ये जो है जो बिजली वगैरह पे टैक्स लगता है ये कम कर दें। मेरा ख्याल है शायद कुछ दोनों को आगे कुछ करना पड़ेगा। ये कहेंगे चलें हम एडजस्ट करते जाते हैं, आप इनकम टैक्स डिक्लेयर करते जाएं और हम ऑडिट नहीं करेंगे। और जैसे आपने बात की थी कि FPR को अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ये जाके लोगों के, पहले इन्होंने कहा था लोगों के घर में दाखिल हो जाएंगे चेक करने के लिए कि करेंसी कितनी, अब ये तो नहीं हो सकता ना। और मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा और इसमें शायद कहीं जाके अगले 2-3 महीने में कुछ ना कुछ मुक मुकाव करना ही पड़ेगा।
करना पड़ेगा जो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में हो, और जाहिर है कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है इस वक्त कौमी मफाद के हवाले से है। जी मीर साहब, तो अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है? कोई आप लोगों की बात चल रही है FBI और ऑफिशियल से, कुछ चल रहा है सिलसिला? देखें जी, हमें तो सबसे पहले हड़ताल करने का जो था ना वो शौक़ नहीं था, और बड़ी मजबूरी के आलम में हड़ताल करना पड़ी, जिससे इस मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। और आज़ाद मीडिया ज़राए बता रहे हैं कि 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और यकीन करें कि जब मैंने ये पढ़ी ये बात कि 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है एक दिन की हड़ताल से मुल्क में, तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ और दुख हुई और मेरे तो आंसू निकल गए कि यार हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुझे तो इतना जो है वो अपना दुख और तकलीफ़ हुई है, लेकिन जिन लोगों की वजह से ये हड़ताल हमने की है, जो इसकी वजह बने, उनको क्या कोई तकलीफ़ कोई परेशानी हुई है, उनके कानों पर बदकिस्मती से कोई जूं भी नहीं रहेंगी। और हमारे साथ ना किसी ने कोई राब्ता किया है, ना हमें किसी मुज़ाकराती अमल का उन्होंने हिस्सा बनाया। हमने एक तजवीज़ दी थी कि कराची के बड़े रिनाउंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इशफाक तोला साहब, जो इनकी टैक्स एनॉमली कमेटी जो बजट की बनी थी उसके चेयरमैन भी थे और टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के भी मेंबर हैं, और मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उसके भी वो कमेटी के वो टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी के सरबराह भी हैं। हमने उन्हें कहा था कि आप उनको साथ बिठा लें मफाहमती अमल में, और हम अपनी गुजारिशात उनको करते हैं और वो हुकूमत की जो तजावीज़ हैं वो लेके हमारे पास आ जाएं, मिडल मैन का किरदार अदा करें, ताकि जो हमें प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें समझा पाएँ, क्योंकि हम शायद अपनी बात को टेक्निकल अंदाज में आगे हुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। अपनी बात तो हम करते हैं, लेकिन हमें वो कम्युनिकेट करने के लिए वो शायद हमें वो टर्म्स का नहीं पता, उन चीज़ों का नहीं पता ना। तो हम कह रहे हैं कि हमें वो जो बात की जा रही थी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान, अगर बीच में आप समझते हैं कि अशफाक तोला साहब को रख के मामलात सेटल हो सकते हैं, एक हल तलब उस पर पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ना सिर्फ होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक तो ये हमने कहा, और दूसरा हमने इनको ये थी कि छोटे ताजरों की टैक्स एडवाइजरी कमेटीज आप रीजनल सतह पर और कमिश्नर सतह पर बना दें, ताकि हमें जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपसे मदद और मुआवनत लेने के लिए फौरन आपके ऑफिस आए। ये ना हो कि हरास फैल जाए, ये ना हो कि हमारे लिए कोई पॉलिटिकल टर्मोइल बन जाए, हमें फिर दोबारा एहतजाज या हड़ताल पर जाना पड़े। तो आप हमें साथ लेकर और हमारे संग चलें, तो इसमें क्या बुराई है मुझे बता दें। ठीक है, नहीं इसमें यकीनी तौर से कोई। दूसरी तरफ यह है कि FBR को भी इनके पास जाना पड़ेगा। ये जैसे कह रहे हैं कि ये टैक्स कमेटी वगैरह, FBR को इनके पास जाना पड़ेगा और इनसे पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या चाहते हैं और बेहतर तरीका क्या है। जाहिर है एक दूसरे की बात मुकम्मल तौर पर ना माने, लेकिन कम से कम ये मान लें कि कुछ इसमें तब्दीली लाने की कोशिश। ठीक है, आप अगर ये शब्बर जैदी इसको वाकई रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, और बल्कि सुना है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर होने वाले हैं और कोई नया चेयरमैन आने वाला है FBR का, मुझे नहीं मालूम कि इतने सारे जो मसले चलते रहेंगे ना, ये भी एक मसला है कि हुकूमत में वो उसको हमाद साहब को बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, 18 घंटे के अंदर उनको हटा के कहते थे नहीं आप सिर्फ इसके मिनिस्टर हैं और रेवेन्यू वापस ऑफिस। अब ये जो बीच में जो ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखें, आप ताजरों पे बात कर रहे हैं, आप उन लोगों पर इल्ज़ाम उठा रहे हैं कि भाई जो टैक्स नहीं दे रहे, बिल्कुल सही होना भी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नेंस का भी एक प्रॉब्लम है, शायद लीडरशिप का भी। आ जाते हैं सर, उसी पे आ जाते हैं कि इस तमाम बीच में जो हम बात कर रहे हैं IMF प्रोग्राम, 160 का डॉलर और 13.5% कल अगर हो जाता है या 12.5% शरह सूद, ये तमाम मामलात, और इन तमाम मामलात के बीच में ऑपोजिशन वाली पकड़ धकड़, इदारों की अपनी गवर्नेंस कहाँ है, हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो कहाँ है इस बीच में? मुझे जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाह रहा था, अगर इजाजत। बिल्कुल पूछिए डॉक्टर साहब। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो अब ये नया सिस्टम किया है, इसके अंदर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज से लेके रिटेलर की सतह तक इन्होंने 1.5% टर्नओवर टैक्स लगा दिया। अब ये 1.5% टर्नओवर टैक्स जो है ये एक किस्म का जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। एक तरफ तो हम जो हैं वो इन्होंने यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स जहां जहां हम सेल करेंगे ये 1.5 करता ये 6% तक चला जाएगा। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि आया क्या ये दुरुस्त इकदाम है, और दूसरा जब हमसे ये डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा रहे हैं, तो उन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो कोई वक़्त हैसियत ही नहीं रही। यानी एक तरफ तो भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन करें, दूसरा 1.5% हम इनको टर्नओवर टैक्स दें, और वो 1.5% टर्नओवर टैक्स बड़ी आसानी से ये कह देते हैं ये तो आपने आवाम से लेना है, ये तो लोगों से लेना है आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वो मुकदमा जो हम सारी जिंदगी यहाँ पे लड़ते रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो
और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो बढ़े। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस को डिस्करेज कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स एक और इंपोज कर रहे हैं। हमें इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बात कहां तक जाएगी, इस पर थोड़ी सी राय कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी जो वो है शिकायत और बिल्कुल बजा है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो टर्नओवर टैक्स जो है ना, ये वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ जाएगा, वैट वाला जो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैंने जैसे शुरू में बात की थी, मुझे लगता है कि इन्होंने सब कुछ एक साथ कर दिया, ये भी करना है, ये भी करना है, IMF से भी करना है और सारे टैक्स भी जमा करना है। तो वो तरीक़ेकार जो है ना, उसमें जो गवर्नेंस की आपने बात की थी, जहाँ तक इन्होंने कहा, मीर साहब ने कहा, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर हमारा इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होगा, चाहे वो SMS पे हो और आमदनी पे नहीं होगा और असासों पे नहीं होगा और स्टॉक एक्सचेंज, आपके प्रोग्राम में पता नहीं 20 साल से मैं ये कहता हूँ, जब से आप लोगों ने शुरू किया कि स्टॉक एक्सचेंज के पे सिर्फ ये %% वगैरह टैक्स नहीं लगाएं, आप बाकायदा उसको एज एन इनकम ट्रीट करें, आप वेल्थ जनरेशन टैक्स, आप कैपिटल गेन्स करें, उसमें आप ऐसा टैक्स लगाएं। नहीं, सही मकदार में लगाएं ना। ये और बचाने की जब आते हैं तो ये 20 अरब रुपए स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिल रहा है, वो भी खटाई में पड़ा है। मुझे पता है कि आप लोगों का प्रोग्राम जो है, ये सारी बिजनेस कम्युनिटी और स्टॉक एक्सचेंज वाले इसको देखते भी हैं, समझते भी हैं और वो समझते हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज बहुत अहम है मईशत को चलाने के लिए। मेरा ये ख्याल नहीं रहा, लेकिन जो मीर साहब ने बात की ये बिल्कुल सही है। डायरेक्ट टैक्सेस पे वेल्थ, एसेट्स एंड इनकम, इस पे ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन जो 1.5% वाली बात है, ये वैल्यू एडेड टैक्स की तैयारी है। मुझे ये लगता है कि अगर हुकूमत डटी रही, और जो शायद अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर डटी रही तो ये 1 साल के अंदर बहुत सारे इस तरह का निजाम लाने में एक हद तक कामयाब हो जाएंगे। नुकसान मईशत का होगा। नहीं, डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है, फिर डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है, बस अब मुझे प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो आखिरी सवाल एक कर लूं। अच्छा ठीक है, चले। डॉक्टर साहब देखें, आप कह रहे हैं कि ये वैट की तरफ जा रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा ये वैट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखें ना, इन्होंने तो पाकिस्तान के सारे कारोबार को शेड्यूल 3 की तर्ज पे कर दिया है, जहां पर आप रिटेल से सारा सेल्स टैक्स ले रहे हैं। जब आप रिटेल से सारा सेल्स टैक्स ले रहे हैं तो आप वैट में कैसे जा सकते हैं? वैल्यू एडिशन का तमाम टैक्स तो आपने पूरी चेन का एक ही जगह से ले लिया, अब इसका क्या हाल है? नहीं, अब ये इंटरम एक प्रोग्राम है इनका, ये आहिस्ता जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 3 साल में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और मेरी तो दुआ है कि अगर कोई रहे तो शेड्यूल 3 में रहे, शेड्यूल 4 में ना जाए कोई। शेड्यूल 4 जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे नईम मीर साहब जो हैं वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर से, और जाहिर है कि इस वक्त उनका भी यही कहना कि टैक्स देना चाहते हैं, रिफॉर्म्स के लिए चाहते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में, बहुत हौश पौश जो हो रही है चीज़ें, उससे एक डर और खौफ जो है वो पैदा हो रहा है। साथ ही कराची में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अकबर जैदी साहब, माहिर माशियात, और उनका भी यही कहना है कि हुकूमत ने बहुत सारे महाज एक साथ खोल लिए हैं। अगर इसको फेज वाइज मैनर में किया जाता, आप अगले 3 से 4 साल के प्रोग्राम में इसको लेकर जाते तो वो ज्यादा बेहतर था। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का कंपल्शन एक ये है कि IMF प्रोग्राम जिसका क्वार्टरली रिव्यू होना है, उसके लिए कुछ इंतहाई जो कड़वी जो है वो जो आप कह लें कि घूंटे जो इस वक्त पाकिस्तान को पीना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। नज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।